चुनावी चर्चा का मुद्दा है सीट शेयरिंग। जी हाँ, आपको बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सीट बंटवारे को लेकर खेल शुरू हो गया है। और ऐसे में इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खबर फर्स्ट एडिटर इन चीफ आशुतोष पांडे जुड़े हुए हैं और द अभिषेक तिवारी शो के एडिटर इन चीफ अभिषेक सर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। नमस्कार सर, पहला सवाल अभिषेक सर से है कि इस बार बीजेपी क्या 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर कुछ अलग फॉर्मूला तय किया है बीजेपी वालों ने, क्योंकि बीजेपी में आपकी पकड़ ज्यादा है, इसीलिए मैंने पहला सवाल बीजेपी को लेकर स्टार्ट किया है। अब देखिए अभिलाषा जी, जो आपने प्रश्न पूछा वो एक्चुअली टेक्निकली तो गलत था बीजेपी को लेकर, क्योंकि ये पूरा प्रश्न एनडीए को लेकर के होना चाहिए और एनडीए में इस बार चेंजेस हैं। पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान अलग पार्टी से निर्दलीय टाइप का ही चुनाव लड़ी थी या अलग समझ लीजिए लड़ी थी, और इस खेमे में हम के साथ वीआईपी थे। इस बार वीआईपी का खेमा महागठबंधन की तरफ शिफ्ट है। अब रही बात फॉर्मूले की, बीजेपी का लोकसभा में 240 सीट है, तो अगर नोएडा दफ्तर या जो बिना सोर्सेस के लोग जो बात करते हैं उनको हटा दें हम, तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी इस वक्त उस कंडीशन में नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ कोई भी खेल खेल सके। बीजेपी चाहती है कि ये पूरा अलायंस जैसे चल रहा है, जैसे लोकसभा में बीजेपी के ऊपर जो भी हमले होते हैं, जैसे जदयू सामने से आके फेस करती है गठबंधन धर्म निभा रही है, तो आपको भी गठबंधन धर्म निभाना है और बीजेपी तैयार है इसके लिए। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, 100 बीजेपी है, 100 जेडीयू है और बचे हुए 43 में 30 सीटों पर चिराग पासवान को मनाने का प्रयास हो रहा है और 6 और 7 सीट क्रमशः जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन इसमें एक लूप है, बीजेपी कह रही है चिराग पासवान को देयर इज नो प्रॉब्लम, आप 30 पे लड़ लीजिए, 5 आपके कैंडिडेट मेरे सिंबल पे लड़ लेंगे, कैंडिडेट आप दे देना, वो बीजेपी के सिंबल पर लड़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेक्निकली बीजेपी सेक्रीफाइस कर रही है 5 सीट और वो 95 तक जाने को तैयार है, क्योंकि गठबंधन बचाना है। और ये गठबंधन क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि बीजेपी में आपको विरोध के स्वर या एनडीए में कम सुनाई पड़ रहे हैं, महागठबंधन में अभी भी सीटों की मारामारी जारी है। और इनफैक्ट राहुल गांधी ने आरजेडी के गढ़ में जाकर के रैली जो किया और जिस प्रकार के वीडियोज सामने आए हैं, उसके बाद तो ऑब्वियस रीजंस है कि महागठबंधन भी देख रही है, समझ रही है या समझने का प्रयास कर रही है कि भाई आखिर राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं। जी, दूसरा प्रश्न सर आपसे है, क्या जैसे कि चिराग पासवान के सीट शेयरिंग को लेकर अभिषेक सर ने बताया कि 5 पे कंप्रोमाइज कर रही है बीजेपी, 5 चिराग को देना चाहती है, तो क्या नीतीश कुमार को खतरा है चिराग के बढ़ते कद से? देखिए, अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो सामने आया, अभिषेक भैया ने बताया कि 5 कंप्रोमाइज कौन कर रहा है, 30 सीट तो लोजपा को मिल ही रहा है, 5 सीट लोजपा के कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल पे लड़ेंगे, तो कंप्रोमाइज की बात नहीं। और बढ़ते कदम देखिए, अभी अगर मौजूदा अगर आप देखिएगा एनडीए का गठबंधन, तो एनडीए का गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है। तो अभी सिर्फ जितनी भी एनडीए की पार्टी है फोकस कर रही है विधानसभा चुनाव में, और आपका जो सवाल है ये रिजल्ट के बाद डिसाइड होगा। अगर बीजेपी, लोजपा, हम और आरएलएन मिलकर वो जो मैजिक फिगर है उसको टच करती हुई दिखेगी, तब जाकर ये सवाल पनपेगा कि क्या नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ी बात है इसके पीछे भी कि ये जो समीकरण अभी जो आपने सवाल पूछा वो बहुत बड़ा समीकरण के पीछे का सवाल है। ये समीकरण तभी संभव हो पाएगा जबकि महागठबंधन सही ढंग से उम्मीदवार नहीं दे पाएंगे, सीट बंटवारा सही तरीके से नहीं होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। जैसे कि अभिषेक भैया ने बताया कि अभी जो कांग्रेस है वो कहां पे रैली कर रही है, राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, गया में जो कैडर नहीं है कांग्रेस का, अगर गया में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, जैसे टिकारी हो गया, विधानसभा क्षेत्र हो गया, गया टाउन से लड़ ले, गया उसके बोध गया से लड़ ले, ये सारी सीटों पे क्या है, या फिर किसी भी सीट पे कैडर नहीं है, अगर गया से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो वो 50-50 चांसेस होगा। यहां तक कि मैं बता दूं कि 2-3 विधानसभा तो मैं ऐसा जानता हूं जहां से अगर चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर एनडीए को फायदा होगा। तो डिपेंड करेगा कि कद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा,
चिराग पासवान का या नीतीश कुमार का रिजल्ट के बाद कट डाउन होगा या वो सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो होल एंड सोल डिपेंड करेगा कि तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच स्थिति क्या है सीट बंटवारे को लेकर। इसमें एक एडिशन दे देता हूँ। हाँ, देखिए चिराग का इस वक्त आशुतोष भाई गोल क्या है ये समझा जाए। जो बेस्ट आउटकम अब तक रहा है लोक जनशक्ति पार्टी का, वो रामविलास जी के नेतृत्व में 25 सीट के जीत का है। नाउ चिराग इज थिंकिंग कि अगर 30-35 सीट पर भी लड़के, अगर हमारा बैलेंस अच्छा हो जाता है, और चिराग का क्या है ना, कंप्लीट आपने देखा, खुद लोकसभा आपने कवर किया था, हाजीपुर कवर किया था, वैशाली किया था, आप ग्राउंड पर थे, तो आपने एक चीज देखा कि उसका वोटर बिल्कुल ट्रांजेक्शनल है। चिराग जिधर चाहता है उधर मूव हो जाता है। तो चिराग का प्लान ये है कि ठीक है, पहले 28, 27, 29 जो भी नंबर है, एक बार उस हाइट पर हम विधायकों की संख्या पहुंचा ले जो स्वर्णिम काल था मेरा, जहां से हम नेगोशिएशन कर पाए। हाँ, जहां पे मैं उरूज पे पहुंचा। उनका ये नहीं है कि वो 2025 में सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा है कि 2030 में तो मैं एक फिगर हो जाऊं। और देखिए अब ये तय हो गया है ना आशुतोष भाई की आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तेजस्वी वर्सेस चिराग 1-on-1 होता हुआ दिख रहा है हम लोग। एकदम दिखेगा। आने वाला भविष्य जो है वो सही, आपने बहुत सही बोला कि तेजस्वी वर्सेस चिराग ही देखने को मिलेगा। और इस चुनाव में भी अगर आप कहिएगा कि जैसे अभिषेक भैया, मैं फील्ड में जा रहा हूं और मुझे एक चीज देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के कैडर में भी बगावती सूर पनप रहे हैं। यादव कम्युनिटी में पनप रहे हैं, जहां पे आरजेडी और कांग्रेस के बीच समन्वय नहीं देखने को मिल रहा है ग्राउंड पे। आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये मेरा सीट है, यहां से कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। और आप खुद सोचिए कि वहां से अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो क्या 100% आउटकम्स आएंगे? तो मुझे तो नहीं लगता। आशुतोष भाई इसमें काउंटर क्वेश्चन है कि फिर कांग्रेस लड़े भी तो बेचारी कहां लड़े, उसका तो बिहार में ही पूरा स्ट्रगल है। आप ये देखो कि उसने अपना कैडर आरजेडी से चूंकि कॉम्प्रोमाइज करते 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 वो इस डिक्लाइन पर पहुंची। अब आपने अपना अध्यक्ष भी बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन इस डिक्लाइन पर पहुंचे कि आपने आरजेडी को ही अपना कैडर बना दिया और आपका मूल कैडर कांग्रेस का। देखिए हम लोग जेन्युइन क्वेश्चंस अगर पूछे कांग्रेस से कि कांग्रेस के भले के लिए अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, आज बिहार में कांग्रेस का सेवा दल कहां है? जैसे आरएसएस होता था, सही बात है। जैसे कभी कांग्रेस का सेवा दल भी तो होता था, तो आज कांग्रेस का सेवा दल नहीं है। तो जब कांग्रेस अपने अस्तित्व को ही नकार रही है तो फिर उसके पास कैडर बनेगा कैसे? कांग्रेस अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। मैं जहां पे भी गया हूं, मतलब आप मानते हैं पप्पू यादव सही बोल रहे हैं? पप्पू यादव सही बोल रहे हैं। अगर सीमांचल पे में भी कुछ ऐसी सीटें हैं, अगर उसको हम छोड़ दें तो उसके बाद कांग्रेस का अस्तित्व नहीं दिखता है। कांग्रेस नहीं है कहीं पे भी, सीमांचल में भी। तो आप कह सकते हैं कि आरजेडी के बैसाखी पे कांग्रेस है बिहार में, ये सही है। तब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो 25 सीट दे, 30 सीट दे, क्योंकि लेफ्ट ने अपना कैडर भी नहीं खोया और लेफ्ट ने रिजल्ट दिया है भाई। 2020 चुनाव में लेफ्ट ने 25 सीटों पे चुनाव लड़ा और 17 का रिजल्ट दिया। आप 70 पे लड़े। अभिषेक भैया, मेरा एक चीज कहना है कि अगर 30 सीट से जितना भी ज्यादा कांग्रेस को सीट मिलेगा वो लूज सीट होगा, उतना सीट कांग्रेस हार जाएगी और वही एनडीए को प्रॉफिट होगा। मैं दर्शकों को एक अपडेट कर दूं कि इस वक्त अभिलाषा और आशुतोष ही चूंकि ग्राउंड पर जा रहे हैं टीम की तरफ से, और हमारे पास डेटा है, उसको जब हम लोग दिखा रहे हैं तो गया हो, नालंदा हो, नवादा हो, जैसे मैंने कहा उधर अगर आप देखिए पश्चिमी चंपारण या यूँ कहिए कि हाजीपुर, गंगा के उस पार का बेल्ट जो तिरहुत प्रमंडल आता है, चीज़ें राजद के लिए, जो आशुतोष ने एक पॉइंट कहा कि उसका खुद का विदिन जो वाई कम्युनिटी है माई समीकरण में, वो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में और इतना इन्वेस्ट कर चुका है वाई कम्युनिटी कि पीछे नहीं जा सकता। अब वहां से अगले क्वेश्चन होंगे। एक सवाल है अभिषेक भैया मेरा आपसे कि जैसे कि एक सप्ताह के अंदर पशुपति पारस आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ ठीक है। तो क्या इसका पासवान कम्युनिटी में कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, निर्विवाद रूप से मैं एक बात कह सकता हूं, चिराग पासवान को पासवानों ने अपना लीडर बना लिया है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है ना कि चिराग पासवान आज जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो आप देखिए कि शाहाबाद आरा में रैली कर रहे हैं चिराग पासवान। ये छोटी बात नहीं है। पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो बिहार के समझते हैं, नोएडा दफ्तर के पत्रकारों की मैं नहीं जानता हूं, जो ग्राउंड पर जानते हैं, भाई कोई है चिराग पासवान के पीछे जो शाहाबाद प्रमंडल में जाने बोल रहा है कि चिराग वैशाली और अपने इस रीजन से बाहर निकलो और बिहार का अगर तुमको बड़ा लीडर बनना है, और वो कोई संघ और बीजेपी का ही आदमी है जो पीछे से बैक कर रहा है कि अगर तुमको बिहार का बड़ा लीडर बनना है तो हम बैक तुमको कर रहे हैं, तुम शाहाबाद में भी अपना प्रेजेंस दिखाओ और पहुंचो।
आप बताइए कि क्या पशुपति पारस के पास इस वक्त कैडर, पैसा और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया की थी, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये 4 जो पॉइंट होते हैं आज के समय में इलेक्शन जीतने के लिए, वो है? नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि चिराग के सामने उनका कद बहुत बौना है। तो बस आपके प्रश्न का यही उत्तर है। तो ये बहुत बड़ा समस्या फिर से, मतलब जैसे ही पशुपति पारस इन करते हैं महागठबंधन में टिकट को लेकर, और बहुत बड़ा समस्या क्रिएट होगा। सर, जैसा कि आप लोगों ने अभी पशुपति पारस की बात की, तो मुझे तेज प्रताप की बातें याद आ गई। तेज प्रताप को अभी पार्टी से अलग कर दिया गया है, तो विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी को तेज प्रताप यादव कितना इफेक्ट करेंगे? देखिए, पहला तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, उनका पारिवारिक मामले में, उस मामले में नहीं जाऊंगा, जो भी है ठीक है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो ऐश्वर्या राय के बयान है कोर्ट्स में, वो अब पारिवारिक नहीं है। तो उनका एलिगेशन तेज प्रताप पे नहीं है, मीसा भारती और राबड़ी देवी के ऊपर है। जो कोर्ट में उन्होंने अपने बयान दिया कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मुझे बाल खींच के मारा वारा गया, जो भी है। अब देखो, ऐसा क्या है ना कि जब तक वो लड़की नहीं चुनाव लड़ रही है तभी तक आप उसको हल्के में ले रहे हैं। ये मत भूलिए कि ऐश्वर्या राय का बैकग्राउंड क्या है। लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे जाएंगे, मैं उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे जाऊंगा। वो मिरिंडा हाउस से पढ़ी हुई लड़की है। मिरिंडा हाउस में एडमिशन यादव समाज से तो पैरवी नहीं होता, मैं पहले ही बता दूं। ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो कट ऑफ है वो आपको जाना पड़ेगा। वहाँ मिरिंडा हाउस में पॉलिटिकल पैरवी नहीं काम करती। ये कोई रिम्स वगैरह नहीं है जहाँ पे आपने मेडिकल सीट दिला दी, वो सब कुछ नहीं होता। पैरवी काम नहीं करता वहाँ पे, पॉलिटिकल सीट्स भी नहीं होते वहाँ पर। आपको एक कट ऑफ, उतना इंटेलेक्ट होना पड़ेगा आपके अंदर। तो कपड़े अभी फटे नहीं हैं। आपने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन जब वो चुनाव लड़ेगी और कहीं अगर छपरा वगैरह सारण से के आसपास के, जो कि दुर्गा प्रसाद राय जी का गढ़ है, तो मैं ये मानता हूँ फिर कपड़े फटेंगे, क्योंकि तब वो डायरेक्ट अटैक करेगी। जो कोर्ट में उसने बातें कही है, वो बातें मुझे लगता है कि वो फिर चुनाव में आएगा। और जब चुनाव में ये पूछा जाएगा कि सब कुछ जानते हुए आपने निकाल तो दिया। अब बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक बात कही कि विभीषण वाली जो बात ट्विटर हैंडल पे कही। देखिए, अगर आप के अंदर विवेक है ना, तो आप रोहिणी यादव के ट्वीट को देखिएगा साइड में, और ठीक जो लालू प्रसाद यादव के ट्वीट को, तो ऐसा लगेगा दोनों का टेक्सचर जो है वो बहुत सिमिलर है। तो समझ में आता है कि लालू प्रसाद यादव जी इस अवस्था में नहीं है कि उस प्रकार का वो ट्वीट कर सके, तो किसी ने कराया है। तो फैमिली में कौन है जो नहीं चाहता कि तेज प्रताप यादव इस विधानसभा चुनाव में कम से कम साथ में रहें? अब देखिए, पावर बैलेंस का खेल होता है इसमें, वो सब कुछ पारिवारिक मामला है, लेकिन ये तो है कि 10, 15, 20 सीट तो उनके खाते में बनते थे, जो जिस पे तेज प्रताप यादव के अपने लोग टिकट लड़ते। अब वो वाला बार्गेन तो समाप्त हो गया। अब जो भी है वो टिकट वितरण में जो लोग शामिल हैं, लेकिन इसमें आप अगर मीसा भारती के रोल को देखें, इस पूरे प्रकरण में मीसा भारती साइलेंट रही है। लेकिन लालू जी के ट्वीट के इमीडिएटली बाद रोहिणी का ट्वीट है, तेजस्वी यादव भी बाहर आए हैं, और पूरी आरजेडी आईटी सेल जो हरियाणा वाले चला रहे हैं साइड में। तो इसमें एक बात तो है कि अब तेज प्रताप यादव का राजनीतिक रूप से क्या होगा। परिवार से चूंकि टिकट नहीं मिलेगा, तो क्या वो इतना कैपेबल है कि निर्दलीय चुनाव लड़के वो जीत सके? और नहीं तो क्या उनको कैसे समझाया जाएगा? देखिए, तेज प्रताप यादव टेक्निकली पॉलिटिशियन नहीं, वो परिवार को लेकर के बहुत सेंटिमेंटल आदमी है। और मैं एक बात की दाद देता हूं तेज प्रताप यादव की, एज ए ह्यूमन बीइंग। भाई, किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज के एक्सेप्टेंस का, वो जानते हुए कि वो बड़े राजनीतिक दल से है, उसके लिए आपको विल पावर चाहिए, वो है उस आदमी में। अब देखिए, उसका प्रभाव मैं ये नहीं कहूंगा कि राजनीतिक रूप से नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में दुश्मन जो है वो प्रभाव का तो फायदा उठाते जी। आपसे भी वही सवाल है कि आपने एक मीसा भारती और तेज प्रताप के प्रकरण का जिक्र किया था बैक कैमरा, कि फैमिली में तेज प्रताप का जो है बहनों को लेकर इमोशनल ज़्यादा है, तो क्या कुछ बातें थी? देखिए, मुझे पावर्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर मैं फैमिली की बात करूं थोड़ा सा मैं, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो पावर सेंट्रिक की बात कर रहे हैं अभिषेक भैया, बहुत सही है कि मीसा भारती और तेज प्रताप वो एक खेमा बन चुके हैं, और रोहिणी और अगर बात कीजिएगा तेजस्वी यादव एक खेमा में दिख रहे हैं। और देखिए, इसका प्रभाव पड़ेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस चुनाव में पड़े,
लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आने वाला है अभिलाषा, जिस दिन आरजेडी के भी दो खेमे होंगे, एक तेजस्वी का खेमा होगा और एक तेज प्रताप का खेमा होगा। इसका आप देख लिए हैं। और देखिए सबको पता है कि अगर तेज प्रताप पार्टी से बाहर जाते हैं तो प्रॉफिट किसका है, ये किसी को पता। ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि देखो किसी को ये पता क्या नहीं है ना, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के हिसाब से मैं सोच रहा था, आज तक जितनी पार्टियां हैं जो फैमिली सेंट्रिक रही वो इस झंझावात से गुजरी हैं। समाजवादी पार्टी में भी आप देखिए, मुलायम सिंह जब अंतिम समय में थे तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी बिखरी, शिवपाल यादव एक अलग पार्टी बना गए, बाद में फिर वापस आए, वो अलग बात है। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट लोकसभा चुनाव में जब 2019 का समय आ रहा था, खूब खुल के देखा, स्टेज पर दिखा। इसके बाद अगर आप देखिए कि ये चीज़ 1984 में जब संजय गांधी दिवंगत हो गए, मेनका का वो बीबीसी का बहुत फेमस प्रकरण है ना, जब उनके घर से सामान को फेंकवाया गया, मेनका गांधी अपने बच्चे को गोद में लेकर के रातों रात प्रधानमंत्री आवास को छोड़ के निकली, तो वो कांग्रेस ने भी देखा। कांग्रेस तो कई बार स्प्लिट हुई, कांग्रेस आई बनी 70s में। उसी प्रकार से आप स्टालिन वाले प्रकरण को देखें, वहाँ भी करुणानिधि के दो खेमे में बटा और फाइनली स्टालिन वाला खेमा आगे आया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जितने परिवार से रिलेटेड पार्टी हुए, आप देखिए चौटाला फैमिली विभाजित, चौटाला फैमिली भी हरियाणा में विभाजित हो गई, तो राजद के साथ तो राजद के साथ भी अब ये होना ही आज हो या कल हो। लेकिन मेरा सवाल है, अगर इस चुनाव में किसी भी सीट से मैं बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे तेज प्रताप चुनाव लड़ते हैं, वो अपने पार्टी के सिंबल से तो नहीं लड़ेंगे, या फिर उनके पास दो ऑप्शन है, या फिर वो निर्दलीय लड़े या फिर अपना पार्टी बना कर रहे हैं। इस स्थिति में आरजेडी का मूव क्या होगा? क्या आरजेडी वो सीट पे अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी या महागठबंधन का नहीं उठाएगी? अगर नहीं उतारती है तो फिर ऐश्वर्या बोलेगी कि देखिए ये तो यही खेल कर रहे हैं, साइड से सपोर्ट कर रहे हैं। झूठ ऐश्वर्या ही क्यों बोलेगी? सिर्फ बीजेपी जदयू सब बोलेंगे। और अगर उतार देती है तो राजनीति का तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में उस सीट पे तो यादव कम्युनिटी भी दो भाग में डिवाइड होते दिखेगा। इवन सिर्फ यादव कम्युनिटी उस सीट पे नहीं, ओवरऑल सीटों पर, सीमांचल में मैं बात कर लूं तब पप्पू यादव को और ज्यादा एज मिल जाएगा। तो इस पर अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा, अगर होता है, तो आप जान जाइए कि ये सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि यादव कम्युनिटी का डिवीजन इससे ज़्यादा आप कभी भी विगत 10-20 सालों में आपने नहीं देखा होगा चुनाव में। ये परिस्थिति क्रिएट हो सकती है। ये तो एनडीए और इंडी की बात हो गई, लेकिन आजकल तीसरा ऑप्शन भी बिहार में बना हुआ है, प्रशांत किशोर का पार्टी। तो प्रशांत किशोर बिहार की प्रयोगशाला में कौन से पोजीशन उनका रिएक्शन नहीं हो रहा है। बिहार के प्रयोगशाला में अगर बात कीजिएगा तो प्रशांत किशोर फील्ड में अगर धरातल पे बात करें तो 0 सन्नाटा है। बस एक ही लाइन है मेरा। आपकी क्या राय है? देखिए, मेहनत परिश्रम जिसको कहते हैं, परिश्रम बहुत किया, बहुत चले, लेकिन प्रशांत किशोर को ये लगता है ना कि अब मैं पहले सूट पैंट पहनता था, मैं कुर्ता और ये सब पहन के बिहारी को लुभा लूँगा, बिहारी भी एकदम बुच्च बिहारी की तरह दिखना, देसी भाषा में बात करना मुझे कनेक्ट कर देगा लोगों से। बिहार बहुत आगे निकल चुका है। आप देखिए, चिराग को लोग पसंद करने लगे हैं। सिर्फ मैं पासवान कम्युनिटी में नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल अगर आप देखिए तो उनका एक्सेप्टेंस सवर्णों में है, ओबीसी में भी आने लगा। क्यों? वो यार बिहारी नहीं दिखता यार, अपने भाषण से, अपने डायलॉग डिलीवरी से, अपने विजन से। कल उन्होंने एक बात कही है कि लोग यहाँ पर समीकरण की जब बात करते हैं, जातीय समीकरण की बात, ये डिवीजन की पॉलिटिक्स। ये बिहार का इकलौता नेता है जो कह रहा है कि मैं जनरल सीट से चुनाव लड़के दिखाऊंगा। उस सेगमेंट में भाई ये हिम्मत आप बताइए, क्या गुदा है तेजस्वी यादव में कि वो राघोपुर जैसे जो सेफ जोन की इनकी सीटें हैं उसको छोड़ के कहीं और तेजस्वी यादव नहीं लड़ सकते, कभी नहीं। लेकिन वो तो दिखा रहा है। मुझे देखिए, पासवान तो ये दिखा रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से जन स्वराज के जो संस्थापक है, ये शुरू तो जिस बोल में हुए थे, लेकिन एक अजीब चेंजेस आता है, दिखता है वो। आप जब मुसलमानों के बीच में जाते हैं तो आपका हाव भाव बदलता है। तो आप में जो होता है ना सेकुलरिज्म का एक और, कि चलो एक और बिहारी के नाम पर, राजनीति के नाम पर एक और सेकुलरिज्म के वोट का बंटवारा। तो सामने वाले भी डरे हुए हैं कि मेरा वोट ना बंट जाए। तो जब सामने वाला डर के कारण पोलराइज होगा
तो राजनीति में एक ऑब्वियस कारण होता है दूसरे के भी पोलराइज। ठीक है अभिषेक भैया, डर है और उस डर के बीच बिहार की फील्ड पे बात करें तो आज से 3-4 महीना पहले की बात करूं तो इफेक्ट था जनसुराज का। मुस्लिम कम्युनिटी में भी था, जनरल कम्युनिटी में भी बहुत अच्छा वो बना लिए थे पकड़। लेकिन जैसे ही वो मुस्लिम कम्युनिटी की ओर ज़्यादा मोल्ड हुए, उससे क्या हुआ ना कि एक बहुत बड़ा जो जनरल कम्युनिटी उनकी ओर शिफ्ट हो गया था, उसको डर लग गया। आपने सही पकड़ा कि भाई ये जो पार्टी है ये कहीं ना कहीं मुसलमानों की पार्टी बनते हुई दिख रही है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। और आपको भी पता है, अब जो भी पॉलिटिकल पंडित है उनको पता है कि इस बार बिहार में जनसुराज की तरफ 0.5% भी मुस्लिम वोट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी उसी को वोट करेगा जो बीजेपी को हराएगा। और ऐसा कोई सीट मुझे 243 में नहीं कोई बता सकता कि जहां से लीड करती हुई दिख रही हो जनसुराज। इवन प्रशांत किशोर अपने घर का जो उनका घर का जो पैतृक गांव का में जो विधानसभा पड़ता है ना, वो सीट भी वो नहीं लीड करते हुए दिख रहे हैं। उनको अपने गांव से वोट नहीं है। आशुतोष ने लिटरली ये भी बता दिया इसी कारण इशारे में कि क्यों आनंद मिश्रा दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आनंद मिश्रा इसीलिए दूर होते जा रहे हैं क्योंकि जनसुराज का भोजपुर में भी बहुत पकड़ अप डाउन हो चुका है। वही कारण। देखो क्या होता है ना कि लॉन्ग रन में जब आप राजनीति करने कुछ आए थे, करने कुछ और लेंगे, फिर आपको आप में केजरीवाल की भी झलक नजर आएगी, आप कांग्रेस भी बनोगे, आप बीजेपी भी बनने की, आप चिराग पासवान भी बनोगे, बिहार की बात करोगे तो दोनों नहीं। चिराग पासवान जिस चीज को लेकर के शुरू हुए ना, उन्होंने छोड़ा नहीं भाई, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं चिराग पासवान का कोई फैन आदमी नहीं हूं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ग्राउंड पर जो सेंटीमेंट नजर आता है कि लोग कहते हैं कि एनडीए का सीएम बना दो चिराग पासवान को। अब यार वो लड़ रहा है 30-35 सीट पे और पब्लिक कह रही है सीएम बना दो। मतलब है ना सेंटीमेंट कहीं कि ठीक है यार वो ज्यादा अच्छा है इनसे, तो वो सेंटीमेंट तो जा ही दिख रहा है। अब मैं इस पे नहीं जाना चाहता अभिलाषा, तुम जो सोच रही हो कि भाई कहाँ है, लेकिन उस आदमी ने इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो भी पिछले 5 साल में। वो बड़ी बात तब है ना जब उसके सर पे पिताजी का उसके हाथ नहीं है। लेकिन एक सवाल है, जो विजन था चिराग पासवान का भैया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मुझे इस मौजूदा एनडीए की सरकार में कहीं ना कहीं चिराग पासवान मजबूर भी दिखे। यार देखो एक बात बताओ, मैं एक चीज बोलता हूँ, बिहार में पिछले 70 सालों में इकलौता बंदा है जो अपनी मिनिस्ट्री से कैंपा कोला का बेगूसराय में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आया है। अभी इसको जुम्मा 1 साल हुआ है मिनिस्ट्री आते हुए, और बिहार में लेकर के आया आ गया कैंपा कोला का 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब मजबूरी क्या है? चूंकि पिताजी भी नहीं है, पार्टी भी एकदम नहीं है, रॉ है, तो कुछ पहले विधायक बना ले, कुछ 30-35 जो भी 25-23 एक संख्या बल हो जाए। संख्या बल होगा तो जाकर के इतने विधायक होंगे तो हम अपना विधायकों से काम दिखाएंगे कि भाई हम देखो हम काम डिलीवरी दे रहे हैं। तो एक प्रोसेस जो है ना वो रातों रात कन्वर्ट नहीं होता कन्वर्ट, वो बात जी। तो इसी के साथ इस संस्करण को समाप्त करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट और एटीएस के साथ। धन्यवाद।